स्टेट फिजिक्स ही है। जितना भी अपने पास अब स्टार्ट हो रहा है सेकंड वाले बुक में, वो पूरा बुक तुम्हारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एटम, एकदम छोटे छोटे वाले पार्टिकल, जितने भी एटम हमारे पास है, क्रिस्टल है, इन सब के बारे में पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर मान लो किसी भी सॉलिड को हम वाइब्रेट करवाते हैं, आ रहा समझ, तो वाइब्रेट करवाते हैं तो उनके वाइब्रेशनल का एक होता है डिस्पर्सिव मीडियम, एक होता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या फर्क पड़ता है? दो मीडियम होते हैं, एक होता है डिस्पर्सिव, एक होता है नॉन डिस्पर्सिव। देखो ये कहा है सॉलिड स्टेट, तो मतलब डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव, विक्षेपण और अविक्षेपण माध्यम जिसको बोला जाता है। तो डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव हमने किसमें पढ़ा है? तो ये पढ़ा है हमने ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में। समूह वेग, कला वेग, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समूह वेग, कला वेग में डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव का मतलब हो जाता है, डिस्पर्सिव का मतलब होता है जो कि क्या हो जाता है, डिस्पर्सिव का मतलब हो जाता है जो वेव पर डिपेंड नहीं करता, वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता। डिस्पर्सिव मतलब जो वेवलेंथ लैम्डा पर डिपेंड नहीं करता। अविक्षेपण बोला जाए तो फिर सॉरी, अविक्षेपण में लैम्डा पर डिपेंड नहीं करता, नॉन डिस्पर्सिव में लैम्डा पर डिपेंड नहीं करता, डिस्पर्सिव में लैम्डा पर डिपेंड करता है। विक्षेपण माध्यम में जब बोला जाता है तो लैम्डा या वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो यहां भी अगर मान लो मैं किसी एक को वाइब्रेट करवा रहा हूं, तो वाइब्रेट करवाने के बावजूद कुछ ऐसा होता है कि वहां वेव क्रिएट होता ही होता है। तो सबसे पहले वही चीजें बोली जा रही है कि हमको सबसे पहले डिफाइन करो कि ये किस तरीके का बिहेव करता है एक डिस्पर्सिव मीडियम में, किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसा व्यवहार कर रहा है और वाइब्रेट किस तरीके से होंगे उसके लिए। तो ब्रिलोइन जो लास्ट में निकलता है जब तुम्हारा फॉर्मूला निकल जाता है उसके बाद, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? ये हमारे पास इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या बोलता है, मान लेते हैं कुछ इसमें वर्ड आएंगे जो फर्स्ट यूनिट के हैं, उसको थोड़ा समझना। मान लेते हैं कि हमने एक विमीय एक परमाणु जाला लिया, कोई लैटिस लिया। अब लैटिस क्या चीज है देखो ध्यान देना, फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है। लैटिस अपने पास एक ऐसा पॉइंट हो जाता है, लैटिस का हिंदी में मीनिंग हो जाता है, या तो लैटिस बोलो, लैटिस बोलोगे, लैटिस या हिंदी में बोलोगे जाला। ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन भी आता है कि लैटिस क्या चीज है, पूछा भी गया है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी अगर मान लो तुम क्रिस्टल लेते हो तो क्रिस्टल में हर एक जो पार्टिकल होगा या ब्लॉक बोलोगे वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्रिस्टल की बात कर रहा हूं। अगर तुम शक्कर लेते हो तो शक्कर का भी एक प्रॉपर क्या होता है, ज्योमेट्रिक उसका फिगर होता है, साइज होता है, आ रहा समझ? उसका ज्यामिति क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है कि वो ये शेप में रहेगा, मतलब ये शेप में रहेगा। मिश्री की बात करते हैं, जैसे बड़ा शक्कर जो आता है, खड़ा शक्कर, मिश्री अगर आता है तो उसको भी अगर ढंग से देखो ज्यादा बेटर है। नमक भी अगर बोलते हैं तो वो भी एक क्रिस्टल है, वो भी एक प्रॉपर अरेंज में उसके एटम क्या होते हैं, जमे होते हैं। तो एक तो सबसे पहले आता है अपने पास यूनिट सेल, यूनिट इकाई कोश जिसको बोला जाता है। यूनिट सेल जो होता है वो किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए बेसिक ब्लॉक है। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल का जो निर्माण होता है वो किससे होगा, यूनिट ब्लॉक। मतलब अगर ये दीवार बनी हुई है तो ये दीवार किससे बनी है, ईंटों से बनी हुई है। तो एक ईंट जो होता है, एकक ईंट क्या कहलाएगा, एकक यूनिट सेल कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान रखना चला। तो उसको जमा करके हमने क्या किया, एक अरेंज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्रिस्टल बना। क्लियर है? अब इन्हीं सभी बहुत सारे यूनिट सेल को मिला करके क्या बनता है, लैटिस बनता है। लैटिस पॉइंट बोला जाता है, जालक बिंदु बोला जाता है। और जालक बिंदु ऐसा होता है जहां से हम पूरे क्रिस्टल को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, सिमिलर मानते हैं। ध्यान रखना, सेम मानते हैं। ये हमारे पास इस तरह, मतलब यूनिट सेल के मिलने से जालक बनता है, सीधी बात। और जालकों के मिलने से, जालकों के मिलने से या लैटिस के मिलने से क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। ये हमारा क्रिस्टल। समझ में आया कि नहीं? एक होता है यूनिट सेल, एक होता है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहां बस एक लैटिस वर्ड आएगा, तो सीधी सीधी बात है, तुमको उतना ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, तुमको सिर्फ ये बोलना है कि हमने एक क्रिस्टल लिया है। और क्रिस्टल बोला तुमने तो मतलब उसके अंदर सभी चीजें आ जाती है, जिसमें यूनिट सेल आ जाता है, जिसमें तुम्हारा क्या आएगा, लैटिस आ जाएगा, लैटिस पॉइंट आ जाएगा, जालक बिंदु आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग बोल देते हैं कि हमने एक विमीय एक परमाणु जालक लैटिस लिया। एक परमाणु का मतलब क्या है, मोनोटॉनिक, मोनो एटॉमिक मतलब क्या है, मोनोटॉनिक का
एक्सिस्ट क्रॉस मान एक्सिस्ट मतलब मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग की जो बात करते हो वो किसमें आ जाता है, मैथ्स में आ जाता है। मोनो एटॉमिक की अगर बात की जाता है तो मोनो का मतलब क्या हो जाता है, एक जैसा, समझ आ रहा है। मोनो एटॉमिक है तो हमने कोई भी एक जैसा मान लो, इसकी बात करते हैं, ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड है, एक ही क्रिस्टल से या एक ही मटेरियल से बना है, एक ही एटम से बना है, मतलब ये मोनोटॉनिक हो गया, मोनो एटॉमिक हो गया। बोर्ड की बात कर रहे हैं तो बोर्ड वाला कौन सा हो गया, एक ही टाइप के अपने पास क्या बने, एटम से बने हुए, तो एक ही टाइप के एटम से बने हुए ये क्या हो गया, मोनो एटॉमिक हो गया। अब ये मोनो एटॉमिक हमने लिया, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा क्रिस्टल लिया जो कैसा है, मोनो एटॉमिक, उसके क्रिस्टल उसके एटम कैसे है, मोनो एटॉमिक है। अर्थ इसीलिए बोला गया एक मीमीय एक समान। एक मीमीय क्यों बोला गया, दो चीजें हैं, ये बोला है वन डायमेंशनल क्या चीज है, मोनो एटॉमिक, हिंदी में से क्या बोल दिया है, एक विमीय क्या बोला है उसको हिंदी में, एक विमीय एक परमाणु हिंदी तो समझ में आ जाए। एक परमाणु का मतलब देखो वन डायमेंशनल, सबसे पहले वन डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, तीनों में से कोई है। हमने इस तरीके से लिया, लंबाई के अकॉर्डिंग हमने ले लिया, इसको हमने वन डायमेंशनल माना है, मतलब ऐसा माना है, ठीक है। अब ये एक परमाणुविक है, मोनो एटॉमिक है, मतलब ये जो हमने लिया है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सिर्फ एक ही टाइप के मटेरियल से मिलकर के बना है। अब बोल दिया था कि इसी का अगर मैं वाइब्रेट करता इस तरीके से मैं मारा, मैंने इसमें काइनेटिक एनर्जी दिया, एनर्जी कन्वर्ट हुआ, होने के बाद भी इसमें कुछ वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन है तो वो कैसा बिहेव कर रहा है वो तो समझ आ रहा है। लेकिन अगर मान लो यही डिस्पर्सिव मीडियम हो गया, विक्षेपण माध्यम हो गया, विक्षेपण तो फिर मतलब जो लैम्डा पर डिपेंड करता है, समझ, डिस्पर्सिव मीडियम पे बात की गई है, लैम्डा पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर किस तरीके से बिहेव करेगा, तो उसके लिए अपने तरीका है। तो मान लेते हैं ये हमने इस तरीके समझ आया, वन डायमेंशनल मतलब वन डायमेंशनल कोई एक लंबाई में ले लिया, और वो कैसा है, वो जो मटेरियल हमने लिया है, क्रिस्टल लिया है, वो कैसा है, मोनो एटॉमिक है, एक परमाणु है, एक परमाणु मतलब पॉलीथीन जैसे, उसका बहुलक है ना, वो पॉलीमर है, उसमें बहुत सारे जुड़े हुए हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली वाला क्या चीज होता है, बहुत सारे, समझ में आ रहा है? पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक, समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिए, समझ में आया कि नहीं आया? ये समझते चलना। मोनो एटॉमिक वाला मतलब एक ही टाइप के मटेरियल की बात की जाती है, एक ही टाइप। अर्थ जब तुम पॉलीथीन वाला पढ़ते हो तो टेफ्लॉन आता है, नायलॉन आता है, दुनिया भर के कई उसमें मोनो एटॉमिक है, समझ, कई उसमें पॉली वाला है, पॉली एटॉमिक है। तो हमने बोला है कि एक जैसा मान लो बना है, सीधी सी बात है, या तो तुम शक्कर को मान लो, समझ, या तो इस दीवार को मान लो जो किससे मिलकर बना हुआ है, एक ही एटॉमिक, मतलब ये सिर्फ किससे मिलकर बना हुआ है, ईटे से, जो भी जिससे भी, तो मोनो एटॉमिक है, एक ही टाइप के मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। तो चलो मानते हैं, तो इसका मीनिंग मुझे पहले समझाना था, ये हो गया। दूसरा, अब इसको थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने मान लिया कि मोनो एटॉमिक है और हर एक बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम समझो, हमने एक क्रिस्टल लिया, उसके हर एक यूनिट सेल प्रॉपर तरीके से जमे हुए होंगे, आया समझ? मैंने इस तरीके से एक पॉइंट बनाया, दूसरा पॉइंट बनाया, तीसरा पॉइंट बनाया, इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्या है, एटम है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एटम है, ठीक। जो क्रिस्टल लिए हो तो क्रिस्टल किसको बोला, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रिस्टल और किसको, नॉन क्रिस्टल की व्याख्या कीजिए, पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो हमने एक क्रिस्टल लिया, तो सबसे पहले बात, क्रिस्टल का मतलब क्या है, उसके जितने भी एटम है वो किस में जमे हुए हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, एक व्यवस्थित रूप में जमे हुए हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, मान लेते हैं क्या माना, और इन दोनों का हर एक एटम का, हर एक का क्या है, मास कितना है, m, सभी का मास कितना है, मतलब सेम है तो सेम मास, सबका मास क्या है, m, क्लियर? ध्यान रखिए। अब अगर मान लो ये m दे दिया हुआ है और इसमें परमाणविक दूरी कितनी है, लेटिस इंटरवल कितना है,
देखो क्या क्या है, परमाणविक दूरी, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। जालक अंतराल, क्या बोलेंगे, लैटिस इंटरवल। समझ, किसको बोलेगा, कितना है बोलता है, स्मॉल ए। तो मीनिंग क्या समझते हैं, मतलब दो लैटिस के बीच में, दो परमाणु के बीच में डिस्टेंस कितना है, सभी के बीच सेम डिस्टेंस में होंगे तब जाकर के बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान रखिए। तो मैंने ए बोल दिया है। अब मान लेते हैं जब ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, साम्यावस्था की स्थिति में है, तो साम्यावस्था में क्या होता है भाई, हर तरफ से लगने वाला फोर्स क्या होता है, एक जैसा होता है, तब तो इक्विलिब्रियम है ना। अगर मैं खड़ा हूं तो मैं जो नीचे की ओर वेट लगा रहा हूं उतना ही रिएक्शन फोर्स मेरे ऊपर लग रहा है, तो मैं स्टेबल हूं। आ रहा समझ। वैसे ही अगर कोई पेंडुलम झूल रहा है या झूला झूल रहा है, तुमने झूला करके छोड़ दिया, बाद में वो रुक गया, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर लगने वाले जितने भी सब तरफ से फोर्स है एक जैसे हैं, या लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो है। समझ में आया कि नहीं, दो चीजें हैं कि हम सब तरफ का फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमने इसका भी कोई छेड़खानी नहीं किया, हमने कोई लिया हुआ है, ये रखा हुआ है। आ रहा समझ। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट में सब एक दूसरे से कितना कितना दूरी पर है, स्मॉल ए दूरी पर है। ए क्या है यहाँ, स्मॉल ए लैटिस इंटरवल है, जालक अंतराल। ठीक है, दो लैटिस के बीच में जो डिफरेंस है, देखो ये हमने अभी ऐसा नहीं बनाया, ये ब्लॉक बनेगा सब, ये एक ईंट बनेगा, तो डायरेक्ट क्या, तो ये पॉइंट हो गया उसका। चलो ठीक है। अब मान लो, अब थोड़ा सा हमने इसको क्या किया, बल दिया, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो ये क्या करना चालू कर दे, वाइब्रेट करना चालू कर। मैं यहां मान रहा हूं, ये वाइब्रेशन यहां पहुंच रहा है, मतलब मीनिंग क्या है कि वहां का एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। दूसरी बात, कैसे ट्रांसफर हुआ, डायरेक्ट जंप तो नहीं करेगा, क्या करेगा, वहां का एटम दूसरे को ट्रांसफर करेगा, दूसरे का एटम तीसरे को, चौथा, ये सीक्वेंस चलते जाएगा। आ रहा समझ। और ये सीक्वेंस चलते जा रहा है, मतलब ये भी चीज है कि सॉलिड में या फिर ठोस में जो पार्टिकल होते हैं, एटम होते हैं, वो हमेशा क्या होगा, पास होगा। आ रहा समझ, बहुत ज्यादा पास होंगे। अब बहुत ज्यादा पास होंगे, लेकिन हमने बोला है कि थोड़ा बहुत तो डिस्टेंस होगा, जिसको हमने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। हम बताने के लिए बोल रहे हैं कि ये काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मेन अगर बोला जाए तो फिर तो वो तो बहुत पास होते हैं, एकदम ज्यादा पास होता है सॉलिड में, तो हम तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसमें फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाया तो थोड़ा समझते चलो। मैंने बोला कोई एक बीच का, चलो मान लिया सबका मास कितना है, स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम मान लिया। चलो ये हो गया 2 4, एक और ले लेते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। यहां 1 2 3 4 5 है, तुमको ये भी समझ में आ गया कि दो के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल है। मान लेते हैं कि ये वाला nth पार्टिकल है। ठीक है, nth पार्टिकल का जो पोजीशन है वो मैंने बोला x है, पास है। हम दिखाने के लिए, डायग्राम में दिखाने के लिए दूर दूर बनाया है, समझ में आया? ठीक है, nth पार्टिकल मैंने लिया, कितने पार्टिकल है नहीं पता, मोनो एटॉमिक है ये पता है, मतलब सभी पार्टिकल एक ही थाली के चट्टे बट्टे, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, nth पार्टिकल का पोजीशन कितना है, सॉलिड। मान लो यहां बहुत सारे पार्टिकल होंगे, जिनमें से कोई nth पार्टिकल हमने लिया है, और तुम्हारे ऊपर तुम पहला वाला लेते हो, दूसरा लेते हो, तीसरा लेते हो, तो हमने बीच का कोई मान लिया n, उसका पोजीशन कितना है, xn। इसके पहले की अगर मैं बात करूं तो xn माइनस 1 आएगा, तो ये कौन सा वाला पार्टिकल होगा, n माइनस 1 वाला पार्टिकल होगा। इसके बाद का अगर मैं बात करूं तो क्या चीज हो जाएगा, ये n+1 पार्टिकल का पोजीशन क्या हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं? ठीक, वेरी गुड। अब थोड़ा सा ध्यान देना, तो अब निकाल रहे हैं अपने पास कितना हो जाएगा, दो चीजें। हमको सबसे पहले क्या करना है, पहला टॉपिक था, पहला हमारा निकालना है इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया? वो जो वाइब्रेट करके ट्रांसफर कर रहा है, यहां का मैं कर रहा हूं, वहां वाइब्रेट पता चल रहा है तुमको, तो भाई ये मोशन में है तभी तो तुमको पता चला है। आ रहा है कि नहीं? तो मोशन में है, तो अब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां थोड़ा ध्यान देना, क्या बोला जा रहा है। अब बोलेंगे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलता है, गति का समीकरण कैसे निकलता है, तो सीधा सा पहला क्या, एक तो तुम न्यूटन का फॉर्मूला याद रखो, पहली बात है।
न्यूटन का फॉर्मूला कौन सा? F ma। समझ में आया कि नहीं? ठीक, वो तो यूनिवर्सल है, उस पे छेड़खानी नहीं करना। तुमको किस पे छेड़खानी करना? एक फोर्स तुमको मिल गया, न्यूटोनियन फोर्स, न्यूटोनियन बल, F इज इक्वल टू ma, वो रहेगा, तुम मानो या ना मानो, वो तो रहबे करेगा। ठीक, दूसरा तुम प्रैक्टिकली निकालो, तुमने जो माना गाना है उसके हिसाब से निकालो दूसरा फोर्स। दोनों को क्या कर दो? कंपेयर कर दो। कंपेयर जब करोगे तो इक्वेशन मिल जाएगा, बिना कंपेयर करे इक्वेशन तो नहीं मिलने वाला। तो दो फोर्स आपने को निकालना है, एक फोर्स कौन सा? न्यूटोनियन वाला, और एक फोर्स कौन सा? जो तुमने बनाया। क्लियर हुआ? तो मान लेते हैं कि हमने स्मॉल एन पार्टिकल एक लिया, बीच का कोई पार्टिकल लिया है मध्य का, ठीक है। एन पार्टिकल का पोजीशन कितना है? xn है। उसके जस्ट पहले क्या चीज है? n-1 पार्टिकल, जिसका पोजीशन कितना है, स्थिति कितनी है? xn-1। और उसके जस्ट बाद में एक पार्टिकल है जिसको हमने n+1 बोला है, उसकी स्थिति क्या है या पोजीशन कितना है? xn+1। अब क्या निकालना है? तो मैंने सबसे पहले तुमको क्या बोला? न्यूटन के अकॉर्डिंग लगने वाला। क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स which is acting upon xn particle। समझ में? xn कण पर लगने वाला बल किसके कारण? न्यूटोनियन फोर्स। तो न्यूटोनियन फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F, फॉर्मूला क्या? m a, तो F m मास तो m है ना। कहीं भूल गए अगर मान लो तुमने स्टार्टिंग किया, जो मैं फिजिक्स पढ़ता था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में, तो उस समय मेरे को लगता था कि यार मैंने इसको डिफाइन ही नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, जहां तुमको याद आता है ना कि हमने यार m को डिफाइन नहीं किया, कि t को डिफाइन नहीं किया, कि x को डिफाइन नहीं किया, जहां याद आता है वहीं लिख दिया। समझ आ गया? कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको स्टार्टिंग में जो लिखा है उसी पे सब चीज लिखना है, तुमको जहां याद आता है वहां लिखना। क्लियर है? ध्यान रखना, कोई गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लो तुमने m को डिफाइन पहले नहीं किया है, तो फिर अच्छा a को डिफाइन हमने किया क्या? नो, नहीं, अभी करेंगे ना। जहां याद आता है वहां करो ना, जो चीजें तो बस तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसमें आ क्या रहा है। फिजिक्स में कभी भी कुछ भी एक भी सिंबल नहीं छूटना चाहिए कि ऐसा ना हो कि तुमने डिफाइन ना किया। हर समझ? ठीक है, तुमको लगता है कि चेकर समझ जाएगा सब चीज में, लेकिन उसमें जो चीज आया अगर तुम्हारे माना गाना या फिर लेट अस कंसीडर वाले में नहीं डिफाइन है, तो कटने का नंबर संभावना रहता है। तुमने तो डिफाइन ही नहीं किया वो क्या चीज है। तो ठीक है, हम तो चेक कर रहे हैं, तो समझ जाएंगे। तो समझने के लिए बहुत कुछ है, अरे तो उससे मतलब नहीं ए क्या था। तो इसीलिए तुम्हारे बुक में ए नहीं लिखा, उसने सीधा सीधा क्या डाल दिया है? d2xn अपॉन dt2। हमने किस पार्टिकल के बारे में बोला? xn पोजीशन है, xn पार्टिकल नहीं होगा, n पार्टिकल, nth पार्टिकल। समझ आ रही है? nवें कण पर लगने वाला बल, वो तो पोजीशन है भाई xn उसका, तो क्या हो जाएगा? समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये f इज इक्वल टू, अगर तुमको नहीं करना है डिफाइन, a हमने डिफाइन किया तो डायरेक्ट बनाते हैं। और पोजीशन का दो बार डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सेलरेशन। वही तो त्वरण है ना, स्थिति का दो बार अवकलन करने से क्या होता है? समझ आया? तो ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूं, पूछा गया है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या है क्वेश्चन अपने पास? अब इसी को अगर सॉल्व करते हैं तो दूसरा निकालेंगे। अब ये न्यूटन के अकॉर्डिंग निकल गया, दूसरा एक और फोर्स निकालना है। तो दूसरा फोर्स कैसे निकालोगे? अब निकालो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से अब निकालना है। तो अपने हिसाब से कैसे निकालोगे? तो अब बोलते हैं कि अगर हमने इसको वाइब्रेट इस तरीके से मारा, ये वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होने के बाद ये मोशन करेगा। मोशन कैसे करेगा? तो क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास में है, और पास पास में जब मारोगे तो मैंने पहले भी समझाया था, ये आसपास कैसा मोशन करना चालू करते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ आया कि नहीं? सरल आवर्त गति, और सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति किसको? जो बार बार अपने पाथ को रिवाइज करता है। तो मैंने पहले बताया दो टाइप के ऐसे मोशन है, एक है पीरियोडिक मोशन, आ रहा समझ, आवर्ती गति, और एक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति। तो पीरियोडिक मोशन किसको बोला जाता है? जो
पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति किसको कहा जाता है? जो बार बार अपने पाथ को फॉलो करे। लेकिन सरल आवर्त गति किसको बोला जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको बोला जाएगा? जो किसी लाइन पर क्या करे? समझ में आया? लाइन पर एक रेखा पर, अरे रेखा है लाइन है इसलिए तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देते हैं, लीनियर मोशन बोल देते हैं। लीनियर का मतलब वन डायमेंशन, तो एक लाइन में मोशन। और कितना एंगल होना चाहिए मैंने बताया था? 5 से 15 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इस तरीके से झूठ रहा है तो ठीक है, सिंपल आदमी। जैसे तुम्हारा हाथ कर्व हुआ, कर्व अगर बना तो वो पीरियोडिक मोशन में आ जाएगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं आएगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सा? अच्छा ये तो ऐसी है, अगर मान लो ये पास पास है तो ये वाला पार्टिकल को अगर मैंने फोर्स मारा, चलो धक्का मार दिया, ये इससे जाके टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा, फिर वापस आएगा, मोशन कर रहा है। समझ में आया? सिंपल हार्मोनिक बार बार अपने पाथ को क्या करेगा? रिवाइज करेगा। समझ में आया कि नहीं है? वाइब्रेट कर रहा है तो बार बार रिवाइज करेगा, मतलब ये वापस किसकी वजह से आएगा? तुमने मारा तो ये फोर्स की वजह से चल गया, तुमने जो मारा है वो ये फोर्स है कि नहीं? तुमने जो मारा वो ये न्यूटोनियन फोर्स हो गया। इसीलिए तो न्यूटोनियन फोर्स को क्या बोला जाता है? यांत्रिक बल या मैकेनिकल फोर्स। जो तुम अपने से करोगे वो मैकेनिकल फोर्स है। तो अब अगर तुमने मारा है तो ये मार दिया, मैंने मारा, अब ये मार के तो क्या हो रहा है? इधर जाकर टकरा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है। तो ये वापस किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? स्प्रिंग वापस किसकी वजह से जाता है? किसका? रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। तो इसमें भी प्रत्यानयन बल है, रीस्टोरिंग फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स, वापस रीस्टोरिंग फोर्स की कराएगा। और रीस्टोरिंग फोर्स को क्या बोलते हैं? अरे वही तो तुम्हारा हुक्स का लॉ है। अरे भी F is equal to F is directly proportional to negative sign of displacement x। आ रहा समझ? ठीक, अब इसी की बात करते हैं। तो ध्यान दो, अब सबसे पहले तुमको निकालना है किसके लिए? दो चीजों के लिए। अपने को x n प्लस वाला निकालो चाहे n वाला निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये किधर गया? इस साइड गया। हमने x n को टच किया, वो मोशन करके कहां गया? इधर गया। क्या निकालेंगे? फोर्स निकालते, समझते चल रहा है। अब प्रैक्टिकली निकाल रहे हैं। देखो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो तुमने n पार्टिकल को जब मारा तो पॉसिबिलिटीज ये है कि या तो वो इधर भाग सकता है या तो वो इधर भाग सकता है, तो दोनों को लेंगे। ये तुमने मार लिया ना, ये निकल गया, समझ में आया? मैंने इसको मारा, ये निकल गया। क्लियर हुआ? ठीक। अब मार दिया अपन ने, छोड़ दिया, अब वापस किसकी वजह से आएगा? ये गया इस साइड, तो यहां देन क्या चीज है? फोर्स which is acting upon n plus 1 particle due to n particle n plus 1 particle पर n plus 1 पार्टिकल पर n पार्टिकल के द्वारा क्या लगाया गया बल क्या होगा? तो क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा वापस। इसको मैंने बोला F1। ये F1 मैंने बोला क्या चीज? तो क्या बोलता है हुक्स का लॉ? क्या बोला अभी मैंने क्या बताया? F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन ऑफ x, है कि नहीं? समझते चलता। तो माइनस x बड़ा कौन दोनों में? बड़ा कौन? x है। अरे समझ नहीं आता। तो लेकिन अगर हम लोग इसी को लिखते हैं तो देखो बड़ा कौन है, इसको समझते चलना। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, समझना। x n plus 1 माइनस x n आएगा। क्लियर है? अभी हमने डिस्प्लेसमेंट बोला ना, बड़ा कौन है? x n। समझ में आ गया? F1 मैंने हटाया, हम k लेते थे कांस्टेंट, तो यहां k ना लेकर के तुमको बीटा लेना है। समझ में आ गया? बीटा जो हो जाता है वो बोलता है क्या चीज है? बीटा को ही तुम्हारे बुक में क्या बोल दिया है? बल नियतांक। तुम चाहोगे तो उसको k लेकर के बनाए हो ना, तुम लोग बनाए हो ना k करके, उसको तुम्हारे पास एक स्प्रिंग की तरह माना है। इसको उसने सीधा रख दिया, खींचना है, छोड़ रहा है, वापस अंदर बाहर। क्लियर है? तो अगर मैं लिखूं तो k लिखूं, कोई घाटा है? घाटा नहीं है। k लिखने में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन चलो ठीक है, क्यों? k आगे आने वाला है इसलिए हम इसको k ना लिख के क्या लिख रहे हैं? बीटा लिख रहे हैं। ठीक है? क्यों? एक k होता है जिसको हम
स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, बल नियतांक बोलते हैं। एक के होता है जब वेग के बारे में पढ़ते हैं तो 2 पाई बाय लैम्डा होता है, और के को इस 2 पाई बाय लैम्डा वाले को बोला जाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक। आया समझ? तो के आने वाला है इसलिए मैंने यहां बीटा ले लिया है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ये है वही के, लेकिन फिर से के आने वाला तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए क्या किया दिया अपन ने, के की जगह बीटा ले लिया। समझ में आया? ठीक। तो ये हमने इस तरीके से लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट है ना भाई, ये है ना? तो सर स्प्रिंग वाला तो माइनस होगा, तो निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? तो माइनस अगर मैंने निकाला तो कितना हो जाएगा, xn माइनस xn प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, ये तो रही तब की बात, ये तो रही तब की बात जब क्या होगा, क्या होगा, ये पार्टिकल किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब अगर मान लो ये पार्टिकल, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये किधर जाए, n-1 पार्टिकल की ओर जाए। क्लियर है कि? तो अब उसके लिए भी निकालो, तो अभी अपन ने F1 निकाला, ये क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। चलो ठीक है, तो मैं इसको बात बना दूंगा। आप थोड़ा ध्यान देना। सिमिलरली क्या चीज है, सिमिलरली क्या चीज है, फोर्स which is acting upon n-1th particle due to n particle। अब ये F2 हो गया, तो तुमने अभी कैसा लिया था समझो, ये वाला n पार्टिकल था, ये वाला n-1। अब बड़ा कौन दोनों में, n वाला, तो F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, xn माइनस 1। क्लियर है कि? अब लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट फिर से लगेगा। तो k नहीं लिखने का रीजन ये है कि आगे जो प्रूव करेंगे उसमें k आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो बीटा हो गया। तो ये कितना हो गया, xn माइनस xn कितना, -1। हाँ हाँ, कौन सा सर, रूट में माइनस के x होता है, तो इधर माइनस नहीं लगा रहा हूं। तो ये हम लोग के पास इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने इस तरीके से निकाला है, तो सामने से अगर मैंने निकाला क्या आ जाएगा, xn माइनस और माइनस। क्लियर? अब आ गया माइनस, ठीक है, F2 ये हो जाएगा F2। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, बना दीजिए। क्लियर हो गया? तो हटाना नहीं, बुक वाला वो माइनस कहां गया, ठीक है, फुल सॉरी, ये माइनस के साथ अंदर से निकालेंगे, दोनों को ही अंदर से निकाल। चलो हो गया, देख चलो ये वाला कितना हो गया, देन टोटल फोर्स क्या चीज है, ड्यू टू n पार्टिकल। n पार्टिकल के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, तो ये F जो है वो किसका हो जाएगा, F1 प्लस। अच्छा देखो ध्यान रखो, डिफरेंस निकाल रहे हो डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो दो चीजें तुम्हारे पास है, तुमने माइनस निकाले, चलो हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, समझते चलो। दोनों की वैल्यू अगर मैं इस तरीके से निकालता हूं तो मेरे पास आ क्या रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान दिए रहना। माइनस अगर देखो थोड़ा बहुत भी डिफरेंस होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों का पार्ट अपन लेते हैं, दोनों का पार्ट लेने के बाद अपन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखो, मैं एक काम कर देता हूं, F1 हमारे पास हो जाएगा क्या चीज, या दोनों तरीके हैं, एक हो जाएगा हमारे पास F1 प्लस F2 अगर मैंने लिखा तो देखो प्रॉब्लम क्या, और एक्शन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब यहां से तुम अपना दिमाग लगा सकते हो, जब डेरिवेशन बनाते हो, xn जो है वही बेसिक हमारा एलिमेंट है, वो कटना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं कटना चाहिए। तो अब देखो जोड़ोगे तो नहीं कटेगा कि माइनस करोगे तो नहीं कटेगा। मैंने क्या बोला, बेसिक हमारा कौन सा है पॉइंट, xn, वो एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। वो एलिमिनेट हुआ मतलब सर गायब हो गया इस तरह से, समझ आ गया? तो किसमें आएगा, माइनस करने से आएगा कि प्लस करने से आएगा? देख लो यहां हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यहां हमारे पास क्या आ रहा है, ये भी प्लस आ रहा है। अभी अगर मैं सीधे सी बात करता हूं, यहां पर हमारे पास
माइनस अगर मैंने मल्टीप्लाई किया ये माइनस हो गया, यहां बस कर रहा हूं क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, मतलब क्या करना है माइनस। किसमें करेंगे माइनस। अब माइनस करो चाहे प्लस करो, लेकिन सामने में माइनस दिख जाए ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है उसको, तुम्हारे बुक ने सीधा सीधा उसको प्लस वाला फॉर्म में ले लिया, मतलब एक्स एन किस में आना चाहिए बोल रहा है माइनस में, तो माइनस वाला क्या चीज है, तो एक काम करो f1 माइनस f, ध्यान रख रहे ना जिसको तुम लेते हो उसको कभी भी एलिमिनेट मत करना, वो बेसिक है, एक्शन नहीं करना चाहिए। अगर मान लो मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या हो जा रहा है, अगर मैं जोड़ता हूं तो भी सही है क्या, एक बार चेक करो भाई, जोड़ेंगे तो दोनों बराबर आएगा क्या नहीं आएगा, वन स्पेस क्या कर जाएगा, वो आ रहा है अपने पास माइनस, ये आ जाएगा कितना माइनस और माइनस प्लस, तो क्या करेंगे फिर तो कट जा रहा है, बेसिक एलिमेंट जो तुमने लिया है या पार्टिकल लिया वही कट जा रहा है, तो दिक्कत है, तो क्या करेंगे f1 माइनस, अब f1 माइनस f2 करो चाहे f2 माइनस f1 करो, बुक के हिसाब से समझना है तो इस वाले से मत बनाना, तुम्हारा बुक बना, लेकिन बार बार बताओ। सबसे पहले तुमको ये भी तो बताना है ना कि वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका भी डिफाइन होना चाहिए ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या, एक जो तू बोल रहा था वो वाला है क्या चीज, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति का प्रॉपर्टी क्या कि फोर्स उसका एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, विस्थापन के नेगेटिव साइन के डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइन का क्या होना चाहिए, या फिर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, समझ आ रहा है। तो ये हमने लिखा, तो F इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस बीटा, कितना हो गया xn माइनस xn प्लस 1 माइनस f2, और ये माइनस और माइनस करो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा xn माइनस 1 माइनस xn, तो f टोटल हमारे पास कितना आ गया। अब चलो इसको देखो, तो दोनों में कॉमन क्या है भाई बीटा, चलो मैं प्लस वाले को पहले लिखता हूं, कितना हो जाएगा xn माइनस 1 कितना हो गया माइनस xn, इसको मल्टीप्लाई करते तो माइनस xn, और ये माइनस और माइनस प्लस xn प्लस, क्लियर है कि ये वाला हो चुका, ये ध्यान रख रहे ना, ठीक है। ये वाला हम लोगों के पास इस तरीके से दिया हुआ है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने बोल दिया कि कोई पार्टिकल है जो कैसा मोशन कर रहा है, उसको हमने मारा, वो मोशन में हमको नहीं पता कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन वापस आ रहा है टकरा करके, तो मतलब रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है। कितना है फिर F इज इक्वल टू कितना, F इज इक्वल टू है बीटा कितना है xn माइनस 1 माइनस 2xn और प्लस xn प्लस 1, क्लियर है। तो मुझे क्या बताना है उसके बारे में मैं बता रहा हूं, ये हो गया आपके पास, लेकिन ध्यान रखो एक तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग ये आ गया है, समझ में आया, लेकिन मैंने क्या बोला माइनस सामने दिखना चाहिए, तो मैं इसको क्या निकालूंगा माइनस कॉमन निकालूंगा, तुम्हारे बुक में ऐसा दिया ना, लेकिन कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग वाला लेकर के चलो बेसिक वाला ज्यादा क्लियर है, क्या हो जाएगा 2xn माइनस xn माइनस 1 और माइनस xn प्लस, क्लियर। तो दोनों में से किसी भी एक को हम लोग ले सकते हैं, अगर इसी को चलाना है तो इसी को चला सकते हो, कोई इशू नहीं है, कुछ भी चीज बताने की इसमें तुमको जरूरत नहीं है, तुमको मेन जो है इधर भी माइनस हो जाएगा ना, दोनों तरफ माइनस से गुना होगा ना, कहां किया हूं अंदर से, कॉमन से निकाला है ना अंदर से, मैंने अंदर से निकाला, कॉमन निकाला, समझ आया, ठीक है। अब इस तरीके से दिया हुआ, या तो तुम इसको ले लो कोई दिक्कत नहीं, इसको सिर्फ बताने के लिए, ये मैंने बोला इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये कितना हो गया 2 है, चलो इसका मतलब क्या है, अब ये देखो ये आ गया, चलो हम लोग एक ऊपर वाले को टोटल फोर्स निकल गया, तुमने एक और फोर्स निकाला था पहले, ये वो भी फोर्स था ये भी फोर्स था, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो भी फोर्स कितना था m d2 xn अपॉन dt2 इक्वल टू था कितना है बीटा xn माइनस 1 माइनस 2 xn प्लस हो जाएगा xn प्लस 1, क्लियर है, समझ में आया, ठीक। यहां से हम लोगों के पास दे दिया है, अब थोड़ा समझते चलना, ठीक। यहां से ये भी क्लियर है कि अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकालूं
माइनस अगर बाहर निकाल देता हूं तो ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है, माइनस बाहर निकालूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट है, पूरा विस्थापन है, क्योंकि ये सब तो यार पोजीशन ही है ना, स्थिति है तो है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन इसके डिस्प्लेसमेंट के क्या है, नेगेटिव साइन के, माइनस कॉमन निकाल दूंगा तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मतलब इस पार्टिकल का जो nth पार्टिकल है उसका मोशन कैसा मोशन है, सरल आवर्ती गति या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आया? ठीक ठीक कंपेयर हो गया, मैंने इसको बोला इक्वेशन रखा है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया, गति का समीकरण निकल गया, और गति का समीकरण निकल गया, ठीक है। समझ में आ गया कि nth पार्टिकल का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन पता है? नहीं पता है। अब इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो दो तरीके हैं सॉल्यूशन निकालने के, या तो 12वीं वाला मेथड अपनाओ या फिर फर्स्ट ईयर वाला। 12वीं वाला कैसे, मैंने पहले इसके बारे में बताया। हम लोग इसका इक्वेशन मान देते हैं, या तो मैं इंटीग्रेशन करूं, समझ में आ रहा है? अगर मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि ये हेलो भाई, एंड एक्स साइन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को मान लो मैंने इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखा है या ऐसा लिखा है। अब मैं बोलता हूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, तो तुम्हारा क्या होगा सबसे पहले? तो डिफरेंशियल इक्वेशन उल्टा होता है इंटीग्रेशन का, तो हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। समझ में आ गया? चलो और इजी बना देते हैं। अगर मैंने इक्वल टू 0 बोला, dy अपॉन dx इक्वल टू 0 बोला, तो इसका सॉल्यूशन निकालो, बोलता हूं क्या आएगा? क्या करोगे? डिफरेंशिएशन है ये, तो क्या करोगे आंसर लाने के लिए? अच्छा, आंसर किसके बराबर आएगा? y के बराबर। तो इंटीग्रेशन करोगे तो बन जाएगा क्या इंटीग्रेशन करने से? ये तो बन जाएगा सर, लेकिन t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये इतना सारा है ना कि किसको किसके रिस्पेक्ट में समझ नहीं आएगा। तो फिर तो अब यहां आ जाते तुम्हारा dx का कैसे। मैंने पहले भी बोला है, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो या तो साइन के फॉर्म में चलता है या तो e के फॉर्म में। समझ में आ गया? अब हम लोग बनाएंगे उसी तरीके से आंसर। अब इसका मान लेते हैं, माना क्या माना, ये भी 12वीं के जैसा ही है। हमने माना लेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड इज, पता है कुछ? नहीं पता। अच्छा, सबसे पहले बताओ आंसर किसके बराबर आएगा? xn का, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन किसका है? xn। तो समझ में आ गया कि हमारा आंसर किसके बराबर आएगा? क्लियर? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अब या तो तुम e के फॉर्म में ले लो या तो साइन के फॉर्म में ले लो। तो तुम्हारे बुक ने जो बताया है वो e के फॉर्म में बताया है, ठीक है, e के फॉर्म में बता दिया, तो समझते चलना। ठीक, e टू दी पावर i वेव चल रहा है, डिस्पर्सिव मीडियम की बात की गई है, तरंगों के बारे में। e i क्या होता है? ओमेगा टी। देखो दो चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ओमेगा, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? आधा ही आधा, उसके बाद जो भी तुम जोड़ना घटाना करो वो अलग चीज है। समझ आया? ओमेगा टी। ओमेगा क्यों टी के साथ आ रहा है? क्या ऐसा रीजन है जो टी ओमेगा के साथ ही लिखा जा रहा है? ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई न्यू। 2 पाई बाई टी, 2 पाई न्यू आया है तो हम उसको h न्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं एनर्जी में। अब मैंने पहले भी बताया है, टाइम और एनर्जी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के संयुग्मी है। अगर तुमको कहीं टाइम t दिख गया, मतलब समझ जाना हम उसको कन्वर्ट करके किसमें चेंज कर सकते हैं? e में चेंज कर सकते हैं, और e उसके साथ आएगा ही आएगा। और अगर मान लो तुम्हारे पास पोजीशन आया है, पोजीशन अगर आया है तो पोजीशन तभी आएगा जब मोमेंटम आएगा, या मोमेंटम तभी आएगा जब पोजीशन आएगा। तो माइनस kx के nx लिखा है तुम्हारे बुक में, nth पार्टिकल का है तो k nth पार्टिकल। समझ में आ गया? इसी को जब हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगता है, अब एक कांस्टेंट लगता है ना, तुम्हारे बुक ने a ले लिया है, तो e टू दी पावर i ओमेगा t माइनस k n x हमने मान लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या है ऐसा। तो इसी को देख करके हमको समझ में आता है कि किसका आ जाएगा।
जिसके रिस्पेक्ट में हुआ है उसको भी लिखना पड़ता है, जिसके लिए आने वाला है उसको उसके बराबर में तो लिखना है। अच्छा, कभी कभी इसी चीज को वो ऐसा भी लिख देगा, कोई गलत है? माइनस तुमने कॉमन निकाल दिया, कोई गलत है? तो किसी किसी क्वेश्चन में माइनस ले लेगा, किसी में प्लस गड़बड़ाने नहीं, ध्यान से करना, दोनों का फॉर्म सही है कि नहीं है, आ रहा कि नहीं आ रहा, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यही सभी चीजें बेसिक है, क्लियर है? चलो, तो तुमने मान लिया, इसका आंसर पता था, देख के बनाना सीख गए। हाँ, अब बनाना सीख गए तो अब क्या करना है? अब जो जो चीजें चाहिए जो तुम 12th में करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जो जो चीजें चाहिए उसको निकालो और रखो इसमें। अभी किसकी वैल्यू निकालोगे? तो तुमने तो सॉल्यूशन निकाला ना, तो अननोन क्वांटिटी कौन कौन सी है? ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा निकालेंगे, आ रहा है समझ? ध्यान रखिए, ओमेगा अपने को निकालना है और ओमेगा निकला फिर उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा डेरिवेशन और थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन चलेगा। क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करें। ठीक, अगर हमने xn लिया है तो ऐसा लिखा है, और अगर मैंने xn+1 बोला तो ये क्या लिखाएगा? a into the power I omega t minus a n+1 into x। अच्छा, ये k n इसके लिए है, समझो, वो k n के बीच में नहीं है, वो ऐसा है, n इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, n इसके साथ मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? n+1 x। क्लियर है? अगर मैंने xn-1 लिखा है, कितना हो जाएगा? a into the power I omega t minus k n-1 x। आगे समझ? अच्छा, कुछ और चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। अभी d2xn upon dt2 भी चाहिए। जो जो चीजें चाहिए सभी को निकालो। क्लियर हुआ ये वाला? समझ? कंपेयर करके लिख लिया। अब थोड़ा सा समझना, अब क्या है? तो क्या क्या चाहिए भाई? तो मैं निकाल रहा हूं dxn upon dt। चलो, xn को सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, कितना है t के रिस्पेक्ट में? तो t के साथ क्या है वहां? I ओमेगा है और a तो कांस्टेंट है, और ऊपर वाला तो e टू द पावर I ओमेगा t लिखा है नहीं लिखा है? kx। क्लियर है? समझ में आया? t के रिस्पेक्ट में कर दिया, लेकिन एक ही बार चाहिए क्या? नहीं, अभी दो बार। तो फिर से अगर करते हैं d2xn upon dt, फिर से आएगा, कितना हो जाएगा? I ओमेगा का होल स्क्वायर a e टू द पावर I ओमेगा t माइनस knx। ठीक है? सॉल्यूशन क्या निकला? d2xn अपॉन dt2 इज इक्वल टू कितना? माइनस ओमेगा स्क्वायर a e टू द पावर I ओमेगा t माइनस knx। क्लियर हुआ? अब क्या बोलेंगे? नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इसका xn+1 and xn-1 इन इक्वेशन किस पर? थर्ड। अब थर्ड पर रखो, तो थर्ड पर रखेंगे क्या हो जाएगा? m। चलो, d2xn वाले की वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a e टू द पावर I ओमेगा t माइनस knx इक्वल टू, चलो उधर रखते हैं, बीटा आ गया, सॉल्व करो, कितना आ गया अपने पास? तो बीटा आ गया xn, xn की वैल्यू कितनी? तो ये हो जाएगा a e टू द पावर I ओमेगा t माइनस k n-1 x। हो गया यार? ठीक है। फिर उसके बाद -2 xn की वैल्यू a e टू द पावर I ओमेगा t माइनस k nx, फिर प्लस a e टू द पावर I ओमेगा t माइनस k n+1 x। क्लियर है? ये हमारे पास इस तरीके से होगी, तीन की वैल्यू निकालोगे। तो यहां से ध्यान देना, तीनों में कॉमन क्या है? a e टू द पावर I ओमेगा t माइनस k वाला, समझ में आया? अगर मैंने इसको लिखा तो मेरे पास कितना आ गया? तो m माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये वाला ओमेगा स्क्वायर, ये हट जाएगा। अभी थोड़ा समझना, इसमें से भी हटेगा, लेकिन बचेगा क्या? a तो कट जाएगा सबसे, e टू दी पावर वाला ध्यान रख लेना, हमारे पास ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, knx निकला है, knx निकला, बचा क्या? माइनस और माइनस प्लस,
माइनस और माइनस प्लस होगा ना, तो क्या बचेगा? तो दो चीजें थी इसमें, एक तो तुमने निकाल लिया, तो यहां अंदर से बच रहा है e टू दी पावर kx, i kx, i kx, तोड़ो इसको। अरे कॉमन क्या निकालेगा? e टू दी पावर i ओमेगा t माइनस kn माइनस x, इसको तोड़ोगे तो क्या लिखेगा? माइनस knx और प्लस i knx और क्या बचेगा? प्लस kx। तो भाई इसको तो अलग अलग तोड़ सकते हो ना, इतना को अलग तोड़ देना। देखो e टू दी पावर i ओमेगा t माइनस knx और प्लस क्या हो जाएगा? kx। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? e टू दी पावर i ओमेगा 2 माइनस knx और इनटू करके e टू दी पावर kx नहीं लिख सकता, i माना ना, i का साथ करके, तो ये बचा। समझ में आया? ये वाला टर्म बच गया। क्लियर हुआ? ठीक। दूसरा वाला ध्यान देना, दूसरा वाला बात करते हैं, दिया गया -2, ये पूरा निकल गया, पूरा निकल गया वाला। ठीक, लास्ट में क्या बचा? प्लस e टू दी पावर क्या हो जाएगा? ये माइनस i kx हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया वाला? ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान देते हैं। अब एक किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये वाली वैल्यू किसकी वैल्यू हो जाएगी, उसको थोड़ा ध्यान देना। क्लियर हुआ ये वाला? चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया? देख लो जल्दी से, ये कोई तो समझ में आया वाला? ठीक, अभी थोड़ा ध्यान देना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान दो। यहां से आया हमारा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल, फिर आ गया बीटा, इन सबसे मैं 2 कॉमन निकालूंगा। ठीक है, 2 कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या? e टू दी पावर i kx प्लस e टू दी पावर माइनस i kx अपॉन 2 माइनस 1। समझ में आ गया? तो निकालना अपन ने कॉमन, 2 कॉमन निकाले, जिसमें समान बच गया माइनस वाला। इन इक्वेशन से मैं नीचे निकाल दिया। किसका फॉर्मूला? किसका फॉर्मूला है? क्या होगा e टू दी पावर i थीटा का फॉर्मूला? e टू दी पावर i थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा। e टू दी पावर माइनस i थीटा cos थीटा माइनस, तुम्हारे पास क्या है? अभी जुड़ा है कि घटा है? वो जुड़ा है। क्या हुआ है? e टू दी पावर i थीटा और e टू दी पावर माइनस i थीटा क्या हुआ? जुड़ा है कि घटा है? जुड़ा है। तो जुड़ा है तो i थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस i थीटा आया, तो जुड़ेगा तो क्या आएगा? तो cos थीटा। मतलब और तुम्हारे पास नीचे में भी 2 है, तो नीचे में 2 है, मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया? तो ये पूरा किसका फॉर्मूला? 2 बीटा, ये किसका फॉर्मूला? cos, और थीटा की जगह क्या दिख रहा है? kx। ये हो गया kx माइनस 1, और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है भाई, cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर डबल थीटा है तो इधर आधा हो जाता है, तो ये cos मैं 1 हटाना चाह रहा हूं, तो 1 हटाना चाहता हूं तो sin वाला लगाओ, cos वाला लगाओ। ये माइनस 1 में, तो 1 कब कटेगा? जब वो माइनस में, ये माइनस है तो ये प्लस में, तो कौन सा लगाएंगे? sin वाला। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर kx बाय 2 माइनस 1 कट गया, कितना बचा? 2 बीटा माइनस 2 sin स्क्वायर kx अपॉन 2। तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, खत्म ये वाला, तो माइनस ये भी आ जाएगा -4 बीटा sin स्क्वायर kx बाय माइनस और माइनस खत्म, m ओमेगा स्क्वायर 4 बीटा sin स्क्वायर kx बाय 2। क्लियर? ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ध्यान दिया है। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इसका बराबर क्या आएगा? 4 बीटा बाई m sin स्क्वायर kx बाई 2
ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 बीटा एम, और बाहर आ जाएगा साइन kx/2। क्लियर, समझ में आएगा? अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं, ओमेगा मैक्सिमम की जब बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है 90। इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी हो जाती है, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। x की वैल्यू फिर पाई बाई हो जाएगी, मतलब kx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई। अब तो आएगा ना पाई बाई 2। kx की वैल्यू पाई तो 2 पहले से है, तो पाई बाई 2 मतलब 90, और sin 90 की वैल्यू 1। तो इस केस में हमारे पास ये ऐसा आता है, मतलब और ऑल किसके लिए, kx पाई। क्लियर हो? तो ये ओमेगा निकालने के लिए है। तो ये मैक्सिमम का केस है। तो किसी को हमने पहले बोला, तो अपन क्या कर सकते हैं, दैट बाय, अच्छा इसको एक प्रॉपर तरीके से हम लोग लिखते हैं तब जाके क्लियर हो जाएगा। व्हेन अगर मान लो kx की वैल्यू हमने पाई बोला, तो देन बाय इक्वेशन फर्स्ट ओमेगा मैक्सिमम हो जाता है उस केस में, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √4 बीटा। फिर से अब इसकी वैल्यू कहां रखेंगे, अगेन बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ओमेगा। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा मैक्सिमम, और क्या हो जाएगा, sin kx/2। ठीक है, क्लियर हो? चलो थोड़ा सा और देखो। इसी की वैल्यू अगर मान लो हम लोगों ने बनाया, ब्रिलॉइन जोन्स के बारे में हम लोग देखते हैं, तो क्या हो जाता है उसके बारे में। तो अगर मैंने ओमेगा और के बीच में ग्राफ खींचा है, समझ आया नहीं आया, किसके बारे में खींचा, ये इस तरह मैंने के इस तरफ लिया, ओमेगा इस तरफ लिया, समझ आया? ये अगर मैंने ऐसा लिया है तो हमारे पास वैल्यू किस तरीके से आ जाता है, उसको भी थोड़ा ध्यान देना। इसका जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास इस तरीके से, इस तरीके से आप थोड़ा समझते चलो। ये हमारा ऐसा है, ये वाला वैल्यू अगर k का वैल्यू 0 है, और दूसरा वैल्यू मान लेते हैं कि ये डायग्राम होना जरूरी है ना, ये वाला हम लोग के पास क्या चीज है, तो -π/a वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये ध्यान रखते चलना कि a की बात की गई है, हम लोगों ने n लेकर के बनाया है, तो हम लोगों ने n लेकर के बनाया, x लेकर के, तो π/x आएगा। ठीक है, ध्यान रखते चलना। तुम्हारे बुक ने जहां जहां x है उसकी जगह a ले लिया, क्योंकि उसने इंटरवल कितना माना है लास्ट में, ये माना था ना 2 के बीच में 2 पॉइंट, तो उसने a ले लिया। तो ठीक है, x की जगह a लेंगे तब के केस में, नहीं तो फिर यही बनेगा। a लोगे तो π/a लिखना, x से ही चला रहे हैं तो क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है, क्लियर हो? चलो ये हमारे पास इधर लिखेंगे क्या होगा, π/x। इधर अगर बात करते हैं क्या हो जाएगा, -2π/x। इधर लिखेंगे क्या हो जाएगा, +2π/x। तो ध्यान दो, ये जो हमारे पास है कौन सा वाला, ये जो मेन एक्सिस से है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है क्या चीज, इसको बोला जाएगा सेकंड ब्रिलॉइन जोन। इसको भी क्या बोला जाएगा, अगर मैं यहां से खींचता हूं तो इसको भी अपन बोलेंगे सेकंड ब्रिलॉइन जोन। ठीक है, ये जो बचा वाला पार्ट है, ये जो बीच का मैक्सिमम पीक पॉइंट से बीच का है, इसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन। समझ में आया कि नहीं आया? ये डिस्पर्सिव मीडियम में अपने पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रिलॉइन जोन वाला क्या चीज है, किसी भी क्रिस्टल की संरचना को समझने के लिए ब्रिलॉइन नामक वैज्ञानिक ने कुछ क्रिस्टल के ओमेगा और के बीच ग्राफ खींच करके जोन प्राप्त किया, जिसे क्या बोला जाता है, ब्रिलॉइन जोन। और वो किसके बीच में रिलेशन बताता है, ओमेगा और के बीच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे क्या पता चलता है, किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में या ज्यामिति के बारे में व्याख्या की। क्लियर हो? ये हुआ तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन।